हेलो दोस्तों। चलिए आज एक नया टॉपिक लेकर आ चुका हूँ। आज का जो टॉपिक है ये है गुप्त साम्राज्य के बारे में। गुप्त साम्राज्य के बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे और गुप्त साम्राज्य के जितने भी शासक हुए हैं सबके बारे में इसमें बताया जाएगा एक एक करके। और आपको समझने में भी कठिनाई नहीं होगी। इस तरह से मैं इस टॉपिक को कवर करूंगा। तो चलिए देर ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी में हुआ था। जो ये साम्राज्य हुआ गुप्त साम्राज्य, इनका उदय तीसरी शताब्दी में हुआ। कौन सी शताब्दी में? तीसरी शताब्दी में हुआ। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त। गुप्त साम्राज्य के स्थापना जो किया था वो श्रीगुप्त ने किया। और श्रीगुप्त का कार्यकाल जो था 240 से लेकर 280 ईस्वी तक। गुप्त काल की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था और इनका कार्यकाल 240 से लेकर 280 ईस्वी तक। चलिए गुप्त साम्राज्य के शासक को देख लेते हैं एक एक करके। कौन सा शासक किसके बाद आए और कौन सा शासक किन के बाद आए हैं। तो सबसे पहले देखिए गुप्त श्री गुप्त हुए गुप्त वंश के संस्थापक और इनका प्रथम राजा भी था, है ना। प्रथम शासक शासक जो हुए ये श्री गुप्त हुए। इनका संस्थापक और प्रथम शासक हुए। श्री गुप्त के बाद जो अगला राजा बने वो उनका पुत्र घटोत्कच। इनके पुत्र थे, है ना, इनके पुत्र थे जो कि थे घटोत्कच। और वही अगला शासक बना गुप्त साम्राज्य का। गुप्त वंश के शासक में घटोत्कच योग्य शासक नहीं था, जिसके कारण से उनका प्रतापी राजा बना चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम अगला राजा बना। और चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो महान सम्राट कहलाए। गुप्त वंश के सबसे प्रतापी राजा को जो कहलाए वो चंद्रगुप्त प्रथम ही कहलाए थे। चंद्रगुप्त प्रथम जो गद्दी पे बैठे वो 320 ईस्वी में बैठे। चंद्रगुप्त तो चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो गद्दी पे कब बैठे? 320 ईस्वी में। उन्होंने एक उपाधि धारण की जिनका नाम था महाराजा धीराज। चंद्रगुप्त प्रथम ने उपाधि धारण किया जिनका जो कि महाराजा धीराज की उपाधि। और चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो आगे चल के विवाह किया। लिच्छवी की राजकुमारी थी, उनका नाम था कुमार देवी। उन्हीं से विवाह आगे चल के किया। आगे चलिए तो चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत की शुरुआत किया था। तो अगर क्वेश्चन आए कि चंद्रगुप्त प्रथम ने सॉरी अगर क्वेश्चन आए कि गुप्त संवत किसने शुरू किया था तो वो चंद्रगुप्त प्रथम ने शुरू किया था। और डेट याद रखिए, तो ये 319 से लेकर के 320 में शुरू किया था। ठीक है। गुप्त संवत ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न है। गुप्त संवत की शुरुआत कब हुआ था? 319 से लेकर 320 ईस्वी में। ठीक है। आगे चलिए। अब जो चंद्रगुप्त प्रथम था उनका उत्तराधिकारी बना वो समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी जो बना वो समुद्रगुप्त। ठीक। समुद्रगुप्त अनेक उपाधियों से जाने जाते हैं जिनमें कविराज, अश्वमेधकर्ता, विक्रमक और परम भागवत की उपाधि इन्होंने धारण किया था। कौन कौन सी उपाधि? कविराज, अश्वमेधकर्ता, विक्रमक और परम भागवत की उपाधि धारण किया था समुद्रगुप्त ने। आगे देखिए कि समुद्रगुप्त जो है ये विष्णु के उपासक। समुद्रगुप्त जो है वो विष्णु के उपासक थे। आगे देखिए इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आगे देखिए तो इनको भारत का नेपोलियन सब किसने था? अगर इनको क्वेश्चन बोले तो B.S. स्मिथ ने कहा था। इनको भारत का नेपोलियन जो कहा समुद्रगुप्त को वो B.S. स्मिथ ने कहा था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी के से जाने जाते हैं। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी के रूप में भी जाने जाते हैं। और इन्होंने एक सिक्का जारी किया था, है ना,
इन्होंने सिक्का जारी किया जिस पर वो बीना बजाते हुए दर्शाया गया है। ठीक, बीना बजाते हुए, बीना बजाते हुए दिखाया गया उस सिक्के को। चलिए आगे चलते हैं। समुद्रगुप्त के बाद जो अगला उत्तराधिकारी बना वो चंद्रगुप्त द्वितीय बना। चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी उपाधि धारण किया था, जो फेमस उपाधि है वो है विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने उपाधि धारण किया था विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय जो गद्दी पे बैठा वो 380 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय जो गद्दी पे बैठा, राजा बना, तो उस समय 380 ईस्वी पर राजगद्दी पर बैठा। आगे देखिए, तो गुप्त वंश में जो नवरत्न हुए वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ठीक है, नवरत्न जो रहते थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। और इन नवरत्नों में प्रथम स्थान कालिदास का था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रखते थे और उन नवरत्नों में प्रथम स्थान कालिदास का था, याद रखिए। ठीक है, आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय से ही जुड़ा बात, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही चीनी यात्री फायान भारत आया था, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फायान है जो कि भारत में आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि की बात किया जाए तो वो साब थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि की बात किया जाए तो वो साब थे। ठीक है, आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो उत्तराधिकारी हुए वो कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त हुए। कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त। गोविंद गुप्त के बारे में ज्यादा नहीं पूछा जाता है, तो उनके बारे में याद रखिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया, तो गोविंद गुप्त प्रथम ने किया था। गोविंद गुप्त प्रथम। ठीक है, या कुमारगुप्त प्रथम या सिर्फ कुमारगुप्त ही बोलेंगे तो चल जाता है। तो पूछे नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था, तो कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। इसके कुमारगुप्त प्रथम के बाद आगे आ जाते हैं, तो अगला राजा बना अस्कंदगुप्त। कुमारगुप्त के बाद अगला जो राजा बना वो बना अस्कंदगुप्त। तो अस्कंदगुप्त के बारे में देख लीजिए। तो अस्कंदगुप्त जो है ये गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील, है ना, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। ठीक है, अस्कंदगुप्त क्या किया, तो गिरनार पर्वत पर जो सुदर्शन झील स्थित था उनको पुनरुद्धार किया किसने, तो अस्कंदगुप्त ने। आगे देख लीजिए। तो अस्कंद के ही शासनकाल में हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था, है ना। अस्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था। अब आ जाइए, अस्कंदगुप्त के बाद जो और अगला राजा बना वो विष्णुगुप्त, जो कि अंतिम राजा, गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। तो बता दिए, फिर से एक बार देख लीजिए राजाओं के बारे में। सबसे पहले गुप्त वंश के संस्थापक, उनके बाद घटोत्कच, उसका उत्तराधिकारी हुए समुद्रगुप्त जो कि सबसे प्रतापी राजा था, और उनके बाद समुद्रगुप्त आए और समुद्रगुप्त के बाद बने चंद्रगुप्त द्वितीय, और चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद बने कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त। गोविंद गुप्त के बाद प्रथम बने अस्कंद, उसके बाद उत्तराधिकारी बने अस्कंदगुप्त, और अस्कंदगुप्त के बाद जो उत्तराधिकारी बने वो विष्णुगुप्त थे जो कि गुप्त वंश के अंतिम राजा हुए। आगे कुछ पॉइंट लिखे हैं उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम था हरिसेन। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम था हरिसेन, और हरिसेन ने ही इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किया। हरिसेन ने ही इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सुदर्शन झील को बनवाया किसने था, तो वो बनवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये अलग टॉपिक है चंद्रगुप्त मौर्य का। तो देख लेते हैं कि झील किसने बनवाया है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगर बात किया जाए कि सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया, तो वो क्या था, अस्कंदगुप्त ने। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि सुदर्शन झील को बनवाया किसने था, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। तो समुद्रगुप्त आर्यव्रत के 9 शासकों, ठीक है, समुद्रगुप्त ने आर्यव्रत के 9 शासकों और दक्षिण व्रत के
12 शासकों को पराजित किया था। तो देखिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि समुद्रगुप्त ने आर्यव्रत के 9 शासकों को पराजित किया था और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। इतने इतने विजयों के कारण उनको समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, कुछ और टॉपिक है जो कि है चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में सम्मिलित। अब देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे, जिनमें प्रथम स्थान कालिदास का था। लेकिन इन नवरत्नों में प्रथम स्थान नौ रत्न कौन कौन से देख लेते हैं। तो उनमें कालिदास, धनवंतरी, छापनक छापनक अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, है ना, बेताल भट्ट, घट करपर, है ना, घट पर करपर, वरामिहिर, है ना, बारामिहिर एवं बरूची रहते थे। ये नवरत्न हो गए कालिदास, धनवंतरी, छपनक, अमर सिंह, शंकु और बेताल भट्ट, घट करपक, बारामिहिर और भरूची। ये नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते। आगे कुछ एक पॉइंट और है, इन्हें देख लीजिए। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त है। और गुप्त साम्राज्य में जितने भी हो, उनमें से सबसे पहले जो परम भागवत की उपाधि धारण किया था वो समुद्रगुप्त ने ही धारण किया था। उनसे समुद्रगुप्त से पहले किसी शासक ने परम भागवत की उपाधि धारण नहीं किया था गुप्त वंश में। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।